72 में फिर विधानसभा चुनाव होता है, तब बरबीघा की राजनीति में एक भूचाल आता है। नारा आया था, जो लोग बताते हैं उस समय के लोग हैं कि भाई भाई में मेल नहीं, राजों को हराना खेल नहीं। एक कार्यक्रम था, नीतीश जी ने रखा था कि कार्यक्रम जो हम लोग को जानकारी छल कर आई थी, इच्छा जाहिर किए थे कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, तो शायद उनको उस चीज को हीरा बाबू ने इग्नोर कर दिया। आनंद शाही के बारे में बता देंगे कहाँ के हैं, लेकिन अशोक चौधरी के बारे में कोई नहीं बता पाएगा कि उनका मूल घर कहाँ है। सब लोग जानता है उनको बरबीघा से। नमस्कार, मैं अरुण साथी। आज हम लोग थोड़ी पॉलिटिक्स की बात करेंगे, मतलब राजनीति की, और यह लगातार होगा। चुनाव को लेकर विभिन्न समीकरणों पर चर्चा होगी और प्रयास करेंगे कि एक तुलनात्मक और विश्वसनीय विश्लेषण आपको दे सकें। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शांति भूषण मुकेश जी। आपका स्वागत है मुकेश जी। धन्यवाद अरुण जी। तो हम लोग शुरू करेंगे बरबीघा विधानसभा की बात से। तो बरबीघा विधानसभा की अगर बात होती है तो यह बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मभूमि है। गणतंत्रता के बाद 1952 से यहाँ पहला चुनाव हुआ है। आपके पास क्या जानकारी है, 1952 में कौन यहाँ विधायक बने? देखिए, एक बात तो अरुण जी पहले मैं बता दूं कि बिहार में अगर राजनीति की चर्चा हो तो राजनीति का तीर्थस्थल बरबीघा है। चूंकि बिहार केसरी का ये जन्म, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म स्थान रहा है, तो यहाँ से ही शुरुआत हम लोगों ने इसलिए किया है। बाकी बारी बारी से और भी विधानसभा हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन बरबीघा इसलिए हम लोगों ने शुरुआत किया है। और रही बात, तो जब 1952 में पहला चुनाव हुआ था तो यहाँ से यहीं के निवासी और एक कद्दावर राजनीति की भी कह सकते हैं, चूंकि उस समय तो कद्दावर स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, बाद में राजनीति कहेंगे, कृष्णमोहन प्यारे सिंह जो तेउस गांव के निवासी थे, लाला बाबू, वो पहले विधायक यहाँ से हुए थे। सबसे पहला विधायक बनने का अगर सौभाग्य किसी को मिला तो वो है लाला बाबू, जो 1952 में बने। और उस समय श्री कृष्ण बाबू जो थे बिहार केसरी, वो खड़गपुर से चुनाव लड़े थे, तो पहला चुनाव यहाँ से लाला बाबू। उस समय सब मुंगेर जिला में ही था, यह भी जो बरबीघा यह भी मुंगेर हिस्सा था, मुंगेर जिला का, और खड़गपुर भी मुंगेर जिला का ही हिस्सा था। लाला बाबू चूंकि इस धरती को सींचने में बहुत अहम योगदान, श्री बाबू तो राज्य भर में पूरे बिहार का, और स्वतंत्रता की लड़ाई में लाला बाबू यहाँ सक्रिय थे, तो वो एक सामाजिक क्षेत्र में भी अच्छा काम करते थे, तो लाला बाबू पहला विधायक बने। उसके बाद की क्या गतिविधि है विधानसभा को लेकर के, फिर कैसे कैसे ये सिलसिला चला है? देखिए, श्री कृष्ण बाबू मुंगेर में रहते थे, मुंगेर में ही पढ़ाई उनकी हुई थी। तो पूरा मुंगेर जिला था, खड़गपुर भी उस समय मुंगेर जिला ही था। खड़गपुर से भी उनका नाता था, खड़गपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद वहाँ थोड़ा मार्जिन कुछ कम रह गया था चुनाव में, कुछ इंटरनल आंतरिक राजनीति थी वहाँ, लेकिन जीत का मार्जिन कुछ कम रह गया था। तो 1957 में जब चुनाव दूसरा विधानसभा जब होने लगा था, तो लाला बाबू ने कहा, चूंकि लाला बाबू और उनमें बिल्कुल तो एक अभिन्न मित्र कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक थे, कृष्णमोहन और श्री कृष्ण सिंह। तो दो कृष्ण की जोड़ी जो थी वो पूरे बिहार में कंस का संहार करने के लिए काफी था, उस समय ये माना जाता था। तो लाला बाबू ने इनको प्रस्ताव दिया कि आप वहां से अब नहीं लड़िए, क्योंकि वहां पिछली बार कुछ गलतियां हुई थी और वहां आंतरिक राजनीति हावी रही, तो ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए, तो आप यहाँ से लड़िए। तो श्री कृष्ण बाबू बोले 1957 में कि नहीं नहीं लाला बाबू, आप लड़ रहे हैं, लड़िए। जो हम लोगों ने सुना है, जो या कहीं कहीं लिखा हुआ में भी है। तो श्री कृष्ण बाबू ने यह शर्त रखी थी कि हम एक ही शर्त पर लड़ेंगे यहाँ से चुनाव, कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा। हाँ, वो तो है, वो तो चर्चा है, खड़गपुर में भी चुनाव। तो लाला बाबू ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया कि बिल्कुल आप नहीं लड़े, चुनाव प्रचार में जाएंगे। और चुनाव 1957 में जो हुआ उसमें श्री कृष्ण बाबू यहाँ से चुनाव लड़े थे, यहाँ से जीते। हाँ बिल्कुल, यहाँ से जीते भी और मुख्यमंत्री भी बने वहाँ।
ठीक है, उसके बाद आगे की क्या है जानकारी, और फिर कौन कौन लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व किए बरबीघा के? 57 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 57 में श्री कृष्ण बाबू जीते। उसके बाद मैं बताऊं उस समय अरे दोनों दोनों लाला बाबू भी कांग्रेस से और श्री बाबू तो कांग्रेस से, भारतीय उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। भारतीय राष्ट्रीय जी, आज के कांग्रेस उस समय नहीं थी, उस समय भारतीय राष्ट्र 3 बार कांग्रेस का नाम बदल चुका है। अच्छा। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई इंदिरा गांधी के समय में हुआ। अब फिर इस जो है अब हो गया है कांग्रेस, तो ये तीसरा कांग्रेस है। ये आजादी वाला कांग्रेस नहीं अभी कह सकते हम लोग। उस समय जिस पहला जो 1952 का, एक और चीज जानना चाहिए लोगों को कि 1952 का जो चुनाव था उस समय बिहार में 330 सीट थी। ठीक है। और जब 57 तक 330 सीट था। 1962 में जो चुनाव हुआ था उसमें 318 सीट था, कुछ कम हो गया था, क्षेत्र लगता है बढ़ाया गया होगा। हाँ, परिसीमन वगैरह में बढ़ाया गया होगा। ठीक है। 61 में श्री कृष्ण बाबू का देहांत हो जाता है। हाँ। उसके बाद 62 में जो चुनाव होता है तो ये सीट रिजर्व हो जाता है। अच्छा, 62 में 1962 में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, हाँ, एससी के लिए रिजर्व हो जाता है, अनुसूचित जाति के लिए। और हम लोगों ने भी बाद में रिजर्व का दौर देखा था जब यहाँ से महावीर चौधरी विधायक हुआ करते थे। तो ये 1962 में रिजर्व हो जाता है। 1962 में फिर वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आईएनसी जिसको उस समय कहा जाता था, लीला देवी यहाँ से चुनाव जीतती हैं। अच्छा। लीला देवी, मतलब श्री कृष्ण बाबू के बाद इस सीट का प्रतिनिधित्व लीला देवी ने किया। ठीक है। एक चर्चा और होनी चाहिए इसमें अरुण जी कि लाला बाबू ने जब यह सीट छोड़ी थी तो लाला बाबू का आखिर गए कहाँ? ठीक है। हाँ, तो लाला बाबू चले गए राज्यसभा। तो लाला बाबू को राज्यसभा भेज दिया गया बिहार से प्रतिनिधित्व करने के लिए। ये भी जानना चाहिए लोगों को। लेकिन 2 साल के लिए राज्यसभा सदस्य रहे थे। हाँ, जीवन जीते थे। हाँ, बस से यात्रा करते थे और जो भी उनको पेंशन मिलता था सुनते हैं कि सब लोगों में बांट दिया करते थे। वो संत थे, संत कहा जा सकता है। एमएलसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 62 में तब जब ये रिजर्व सीट हुआ तो लीला देवी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आई। फिर 1967 के चुनाव में यह सीट जनरल हो गया। 67 में जनरल हो गया। 1967 में जनरल हो गया। तब श्री कृष्ण बाबू के पुत्र जो थे शिवशंकर बाबू, अच्छा, बड़े पुत्र थे। अच्छा, शिवशंकर बाबू। शिवशंकर बाबू यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। बाबू के बारे में यह भी चर्चा है कि श्री बाबू के मुख्यमंत्री काल में ही उनको कुछ लोगों ने कांग्रेस का सदस्य बना दिया और शायद मुजफ्फरपुर या बेतिया कहीं से उनको उम्मीदवार बनाने की तैयारी की। श्री बाबू का जब श्री बाबू को लगा तो विरोध नहीं किया, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को खाली करने का तैयारी कर लिया और कहा कि हम खाली रिजाइन करने की तैयारी हो गई थी। तैयारी हो गई, रिजाइन करने की, इस्तीफा तो यही शिवशंकर बाबू भागे भागे गए। तो श्री बाबू बोलते हैं, ऐसा लिखी कई जगह किताब में उद्धृत है कि भाई ठीक है, हमसे गलती हो गया। श्री बाबू कहे अपने पुत्र को कि या तुम जब राजनीति कर रहे हो तो हम क्यों करेंगे। तो उसके बाद से शिवशंकर बाबू कभी फिर राजनीति में उनके रहते नहीं आए, उनके जीवित रहते नहीं आए। ठीक है। उसके बाद संसद की बात कर रहे थे तो जनरल हो गया हमारा जो बरबीघा सीट था यहाँ, वो जनरल हो गया। और तब होता है, आते हैं शिवशंकर बाबू यहाँ। तो श्री बाबू को कितने पुत्र? 2 पुत्र थे। बंदी शिवशंकर सिंह और बंदी शंकर सिंह। बड़े कौन थे? बड़े शिवशंकर सिंह थे। ठीक है। छोटे बंदी शंकर सिंह थे। बंदी शंकर सिंह वारसलीगंज से चुनाव लड़ते थे, वहीं से जीते, मंत्री भी बने। भीतरघात का शिकार भी हुए, वहां कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। खैर उस पर बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। शिवशंकर बाबू जब 1967 में यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वही आईएनसी से उनको टिकट मिलता है और वो जीत जाते हैं। विधानसभा नंबर उस समय 174 था, अभी 170 है, उस समय 174 था। वहां से जीत जाते हैं। बीच में ही 67 के बाद मध्यावधि चुनाव होती है। अच्छा। 1969 में, 2 साल, महज 2 साल के बाद। ठीक। 1969 में और फिर से शिवशंकर बाबू जीत जाते हैं। जी, 2 बार यहाँ से जीत जाते हैं शिवशंकर बाबू। दोनों बार इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही। 1972 का जब चुनाव होता है, 72 में फिर विधानसभा चुनाव होता है
तब बरबीघा की राजनीति में एक भूचाल आता है। अच्छा, बरबीघा की राजनीति में एक भूचाल आता है, चूंकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से, और उनके खिलाफ राजू सिंह का यहाँ पदार्पण होता है निर्दलीय के रूप में। ठीक है। कारण जो भी रहा हो, शिवशंकर बाबू के ग्रामीण ही एक थे नर्मदेश्वर बाबू, नारो बाबू के नाम से जाने जाते थे। वो गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी थे। वो भी यहाँ से चुनाव लड़ लेते हैं। शिवशंकर बाबू और नारो बाबू दोनों एक ही गांव के हो गए। तो लाजमी है कि इसका मैसेज गलत चला जाता है लोगों में। कुछ इंटरनल राजनीति भी बरबीघा विधानसभा की हुई, तो राजू बाबू निर्दलीय लड़ रहे थे। और उस समय नारा आया था, जो लोग बताते हैं उस समय के लोग हैं, अच्छा, कि भाई भाई में मेल नहीं, राजो को हराना खेल नहीं। अच्छा, उस समय ये नारा आया। अच्छा, लगा था। जो बुजुर्ग हैं उनसे सुने हैं, हम लोगों ने सुना है। ठीक है। तो उस समय भूचाल इसको कह सकते हैं कि 1972 में कहता है राजनीतिक भूचाल, और राजू सिंह यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। शिवशंकर बाबू और वो दोनों हार जाते हैं। वो इंडिपेंडेंट जीतते हैं यहाँ से। और तब 5 साल बाद फिर 324 परिसीमन होता है, फिर नया 324 सीट का ये बिहार का राज्य हो जाता है, 324 सीट का। फिर 1977 में यह सीट रिजर्व एक बार फिर से हो जाता है। ठीक है। रिजर्व होने के बाद राजू सिंह को सीट नेशनल INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही टिकट देती है शेखपुरा से। 1977 में वो शेखपुरा चले जाते हैं। उस बीच में शेखपुरा आरक्षित सीट, तब वो यहाँ से लड़े थे। हाँ, तो वहाँ वो जनरल हो जाता है, वो वहाँ चले जाते हैं कांग्रेस से। और यहाँ फिर रिजर्व सीट थी, तो यहाँ से नयन तारा दास की विजय होती है। अच्छा। और उस समय जनता पार्टी का मतलब एक कहिए लहर उस समय आया था। ठीक है। और लहर आया था 1977 में, 1974 के आंदोलन के बाद की जो कांग्रेस के विरुद्ध जो हुआ था, तो उसके विरुद्ध जो लहर बनी थी। तो पहली बार बिहार में 1977 में कांग्रेस महज 57 सीट पर सिमटकर रह गई थी। एक बहुत बड़ी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय का पूरे भारत में जिसका दबदबा था, देश की राजनीति और के बाद तो लोगों को लगता था बिल्कुल अगर पार्टी है तो कांग्रेस है। तो यहाँ से नयन तारा दास का जनता पार्टी से चुनाव वो जीत जाते हैं यहाँ से। अच्छा, ठीक। नयन तारा दास 1977 में, मतलब 77, 74, 75 का जो आंदोलन की स्थिति रही, हाँ, उसका समाजवाद का जो स्थिति रहा, जो असर यहाँ हुआ। और 77 में वो दिखा, असर हुआ, वो दिखा। और जनता पार्टी से यहाँ से नयन तारा दास की विजय होती है। महज 3 साल के बाद ही फिर चुनाव 3 साल ही सरकार वो चली थी। ठीक। 3 साल के बाद ही चुनाव हो जाता है। कारण जो भी रहा उस पर जाना बहुत उचित नहीं होगा, केंद्रित है बरबीघा विधानसभा पर। तो उसके बाद अरुण जी 1980 में फिर चुनाव होता है और रिजर्व सीट ही होता है। और एक नया और अस्थाई चेहरा का पदार्पण यहाँ होता है, महावीर चौधरी। अच्छा, महावीर चौधरी जी यहाँ, अभी जो अशोक चौधरी जी मंत्री हैं उनके पिता। ठीक। महावीर चौधरी जी का पदार्पण होता है यहाँ 1980 में। और उसके बाद वो लगातार 4 बार जीतते हैं यहाँ से। 20 साल तक विधायक बनने का उनको यहाँ से सौभाग्य मिला। रिजर्व सीट ही रहा। राजू का भी इंटरफेयर लगातार उस उनके दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, राजू बाबू और महावीर चौधरी की। बाद में भले उनके सुपुत्रों ने उस दोस्ती को दुश्मनी में, हालांकि राजनीति में ये कहा जाता है कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है, यह फर्क करना बड़ा मुश्किल है। महावीर चौधरी जी का श्री बाबू से भी सानिध्य बहुत अच्छा रहा था। बहुत अच्छा उस परिवार से बहुत उनका बहुत बेहतर रिलेशन रहा था। श्री कृष्ण बाबू के परिवार से भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा था। लेकिन बाद के दिनों में राजू बाबू से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई महावीर चौधरी की। बाद में कुछ मनमुटाव हुआ, तो बाद हाल की राजनीति में
लंबा गैप 20 साल तक, फिर हाँ, वो 2000 के बाद चार- जब सक्रिय राजनीति में अशोक चौधरी आए, उनके भी बेटे संजय सिंह आए जब सक्रिय राजनीति में, तब का बात है ये। राजू सिंह की और उनकी दोस्ती लगभग निमह गई थी, जो उसको हम कह सकते हैं कि दोनों ने निभाया उस दोस्ती को। तब 2000 में रिजर्व सीट से ही 2000 में रिजर्व सीट से ही अशोक चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ से आते हैं। तो अशोक चौधरी यहाँ से 2000 में चुनाव जीतते हैं। बढ़िया उनका सब, चूंकि विरासत में उनको ही सीट मिली थी 2005 में, 2000 में, और 2005 में भी यह सीट रिजर्व ही रही थी। बाद में अशोक चौधरी के नाम 2000 में वो जीते, तो उसका लाभ मिला उनको, पिता के विरासत का भी लाभ मिला और इसका भी लाभ मिला कि उनके रहते वो सक्रिय राजनीति में लगभग आ गए थे, लोगों से मिलना जुलना, हिल मिल कर रहना। तो ये एक फायदा हुआ जो उनको 2000 में यहाँ से जीतने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर मंत्री, राज्य मंत्री बने, कारा राज्य मंत्री बने और कद्दावर मंत्री बने। 2005 में आरक्षित ही था और आर कनौजिया यहाँ से चुनाव लड़ने आए थे। ठीक हुआ समझ गए ना। और उस समय टोटल जो वोट हुआ था वो 70,000 के आसपास, 70,292 वोट पोल हुआ था। आर कनौजिया पटना के हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर थे, हड्डी के नाम डॉक्टर थे, खास करके आयातित, हाँ, आयातित कैंडिडेट को भेजा गया था यहाँ, जो एस्टेब्लिश कैंडिडेट थे उनको हराने के लिए, और सफल भी रहा। जदयू का ये प्रयोग सफल रहा। तो लगभग 6000 वोट से अशोक चौधरी उसमें हारे थे। जदयू का जो उस समय लहर आया था उसमें अशोक चौधरी लगभग 6000 वोट से 2005 में, वहीं से जो नीतीश कुमार की सरकार को। तो 2005 में ये होता है, ये एक इसको कह सकते हैं कि दुर्घटना होती है यहाँ, उस तरह की राजनीतिक दुर्घटना। चूंकि 25 साल का यहाँ वर्चस्व था, वो टूटा। अशोक चौधरी जी का पुश्तैनी सीट था, वो टूटा। तो आर कनौजिया यहाँ से आते हैं और 2010 में यह सीट फिर जनरल हो जाता है, साधारण हो जाता है, सामान्य हो जाता है। और तब एक और इसमें घटना होती है कि 2010 के चुनाव के पहले एक आम सभा होती है यहाँ कॉलेज के, SKR कॉलेज के ग्राउंड में। उस समय नीतीश कुमार जी भी वहां आते हैं, हमारे श्री कृष्ण बाबू के पोते हीरा बाबू भी उस कार्यक्रम में आते हैं, और नीतीश कुमार जी उसी मंच से यह घोषणा करते हैं कि अगले उम्मीदवार आपके घर के होंगे और सुरेश शंकर सिंह और हीरा बाबू ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच एक घटनाक्रम की और चर्चा करते हैं। जब बरबीघा, चूंकि बरबीघा की राजनीति से जुड़ा हुआ है कि ललन बाबू और नीतीश बाबू का कुछ अनबन होता है उस समय, और दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों की राह अलग हो जाती है। जो आपने चर्चा कभी कभी सुनी होगी आप लोगों ने, हम लोगों ने भी सुना था कि पेट में दांत है तो दांत में पेट है, क्या क्या है उस समय पूरा। हाँ, राजनीतिक। उस समय फिर ललन बाबू कांग्रेस में चले गए थे। तो ये लोग जो थे, हीरा बाबू वगैरह, ललन बाबू ने इनको अपने साथ लिया कि आपको नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है। और इसी बीच में कार्यक्रम था, नीतीश जी ने रखा था कि कार्यक्रम जो हम लोग को जानकारी इच्छा जाहिर किए थे कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, तो शायद उनको उस चीज को हीरा बाबू ने इग्नोर कर दिया। हाँ, तो ललन बाबू से उनका लगाव था, इसलिए तो मंत्री के वो एक तरह से विरोध में चले गए, मंत्री प्रस्ताव को इग्नोर कर दिए। तो वो हट कर गया, वो ईगो हट कर गया नीतीश कुमार को, शायद जैसा लगता है। और उन्होंने उनको प्रत्याशी नहीं बना के गजानन शाही को, तो उसमें यह एक बात हम आपको जोड़ते हैं कि जब कॉलेज मैदान में जो सभा हुई थी मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार के रहते हुए, तो उसमें हीरा बाबू और गजानन से दोनों थे, जदयू शामिल हुए। बिल्कुल शामिल हुए थे, दोनों थे। अब उम्मीद था कि हीरा बाबू को टिकट मिलेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को इग्नोर कर दिए। तो उसके बाद अचानक से गजानन शाही का नाम आ जाता है, उनको टिकट मिल जाता है। दोनों यही शामिल हुए थे। पीछे पहले गजानन शाही के यहाँ कोई सक्रियता नहीं थी, और चर्चित चेहरा वो पहले से थे भी, कांग्रेस के थे, तो इसलिए वो चले जाते हैं। और जदयू में भी आते हैं तो उनके, चूंकि उनके नाना का चेहरा जो था वो चर्चित था, जैसे इनके, हाँ,
सर गणेश दत्त का। तो उसी तरह जैसे इनके दादाजी का चेहरा था, उसी तरह से उनके नाना का चेहरा था। तो ये वहां पर काम फैक्टर काम आता है। और उनको यहाँ से 2010 में चुनाव जदयू से लड़ाया जाता है गजानन शाही को। और लड़ाने के दरमियान में ही उसी चुनाव में गजानन शाही को 24,136 वोट आता है। तो उसमें कहना है कि सामान्य सीट से अशोक चौधरी यहाँ से चुनाव लड़, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी बात, साहस कहिए या प्रयोग कहिए, बड़ी बात है। मतलब सामान्य सीट होने के बाद भी उन्होंने साहस ही, भरोसा था कि यहाँ क्षेत्र में हम काम किए हैं तो हम यहाँ से लड़े। एक चीज अरुण जी, ये इस चीज को याद कीजिए उस दौर को, कि उस दौर को महावीर चौधरी का जो दौर था, तो महावीर चौधरी के दौर में भी यहाँ के जो यहाँ भूमिहार बहुल क्षेत्र कहा जाता था, चूंकि जातिगत राजनीति बिहार में हावी रही शुरू से भी, लेकिन उनको यहाँ के भूमिहारों से इतना लगाव था महावीर चौधरी को कि किसी गांव में किसी व्यक्ति से वो बिल्कुल खुलकर मिलते थे। और वह लगभग 100% अशोक चौधरी में रहा। अच्छा। और अशोक चौधरी ने इस चीज को संबंध बना लिया, हाँ, और यहाँ से रिलेशन कायम जो था, उसी के चलते उन्होंने फिर साहस किया 2010 में चुनाव लड़ने का। कि हाँ, कि हमारा वहां से जात के चलते हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारा वहां से घरेलू संबंध है। और हम आज भी दावा करते हैं कि कनौजिया के बारे में लोग बता देंगे कहाँ के हैं, गजानन शाही के बारे में बता देंगे कहाँ के हैं, लेकिन अशोक चौधरी के बारे में कोई नहीं बता पाएगा कि उनका मूल घर कहाँ है। सब लोग जानता है उनको बरबीघा से है, गांव उनका कहीं रहे, जहाँ है, लेकिन उनको बरबीघा के नाम से राजनीति में जगह मिली है अगर, तो बरबीघा और वो लोग भी यही जानते, और वो भी इसके ऋणी है बरबीघा के। इस चीज को वो भी स्वीकार करते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि बरबीघा से ही उनको राजनीतिक पहचान मिली। तो उसमें क्या क्या हुआ था फिर 2010 के चुनाव में? बहुत दिलचस्प चीज, 2010 में चतुष्कोणीय मुकाबला इसको कह सकते हैं। 2010 में हुआ था। कौन कौन है? 2010 में गजानन शाही जो जीते, एक वो थे। दूसरा जो उनसे हारे थे अशोक चौधरी, मात्र 3,000 वोट से। मात्र 3,000 ठीक है एकदम। 24,136 वोट आया था गजानन शाही को, और 21,087 वोट आया था अशोक चौधरी। मतलब यही कंटेस्ट था। और एक चीज और, तीसरा नंबर जो था वो सुदर्शन जी जो अभी वर्तमान विधायक हैं, अभी जो जदयू से विधायक, जदयू के, वो लोजपा से लड़े थे उस समय 2010 में लोजपा से। और उनको भी 20,149 वोट आया था। 21,087 उनको अगर था जदयू, ये अशोक चौधरी को, तो 20,149 वोट उनको भी आया था। और 15,000 से प्लस वोट, लगभग 17,000 के आसपास चौथा जो कौन था, चतुष्कोणीय जो हम कह रहे हैं, वो त्रिशूल बाबू थे। यहाँ निर्दलीय लड़े थे। तो इसलिए मार्जिन कम रहा था। बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ था ये 2010 का। उसके बाद 2015 में फिर, चूंकि इसी बीच में अशोक चौधरी जो है बन जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। और प्रदेश, चूंकि लोजपा से तो चुनाव लड़ ही चुके थे सुदर्शन, तो इस बार कांग्रेस से टिकट उनको कहा जाता है कि मैनेज किया गया, वो डैमेज कंट्रोल किया गया था सुदर्शन को। मतलब वो इसको यह भी कहते हैं कि राजनीतिक संबंध बन गया, राजनीतिक संबंध दोनों के बीच बना। बिल्कुल, तो वही कहे जो डैमेज हुआ था बीच में दोनों के परिवार के बीच में, वो डैमेज कंट्रोल किया गया। और सुदर्शन को अशोक चौधरी ने ही टिकट देकर यहाँ से कांग्रेस से लड़ाया। और यहाँ मदद भी किया क्या? बिल्कुल मदद की, चूंकि विरासती सीट थी उनकी विरासत में मिली सीट थी, तो मदद भी किया और जीता भी दिया, जीत भी गए। ठीक है। कांग्रेस से राजू सिंह का अपना भी जो प्रभाव था उससे भी, और अशोक चौधरी का तो जीतने में बहुत मुश्किल नहीं हुई थी सुदर्शन कुमार को। लेकिन उस समय भी, उस समय त्रिकोणीय चतुष्कोणीय नहीं हुआ था, 2 धुरी पर मात्र चुनाव हुआ था। 2015 का जो चुनाव हुआ था सुदर्शन का, मतलब 2010 के बाद 2015 में आते 15 में आते हैं। अच्छा। गजानन शाही के बाद जो 15 का चुनाव होता है, सुदर्शन कांग्रेस से जीतते हैं। उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, तो उसमें हारा कौन? उसमें वही कह रहे हैं, उस समय एनडीए से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के स्थानीय उम्मीदवार शिव कुमार जी थे।
यहाँ के समाजवादी नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। हाँ। और चूंकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए गठबंधन था उस समय, तो चूंकि ये उसके फाउंडर में से थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के। उस टक्कर सुदर्शन को, कांग्रेस को टक्कर अगर किसी ने दी तो वो शिव कुमार जी ने। हालांकि 10,000 का मार्जिन रहा था लगभग हार जीत का। तो वोट कितना है? 46,000 वोट लगभग था। 46,406 वोट सुदर्शन कुमार को मिला था। 46,000 वोट। चूंकि इसके पहले का जो चुनाव हुआ वो 22,000 24,000 सबको 21,000 और 24,000 मैक्सिमम था। और इस बार दो धुरी पर जब चुनाव होती है तो 46 और 36 हो जाता है। लेकिन इसमें वोट कटवा भी कुछ लोग उसमें कटवा, हाँ, इसमें 2015 में वोट कटवा में एक नंबर में जो वोट काटने में, चूंकि उस समय कहा जाता है इंटरनल राजनीति हुई थी। राधे शर्मा एक थे जो नीमी के निवासी थे, उद्योगपति के तौर पर उनकी पहचान थी। और कहा जाता है कि आरसीपी सिंह के पेशे हुए सांप के तौर पर उनको यहाँ प्रोजेक्ट किया गया था एक तरह से। हाँ, अपने प्रत्याशी को। हाँ, बिल्कुल। तो आरसीपी सिंह का ही वो प्रोजेक्ट किया हुआ, मतलब भीतरघात कह सकते हैं, किया गया था कि आरसीपी सिंह के द्वारा। और राधे शर्मा को और अच्छा खासा 8,122 वोट उन्होंने लाया था। और दूसरे बागी थे यहाँ से, चूंकि जब आपने उसको छेड़ा है तो हम बात करते हैं कि दूसरे बागी थे उस समय रवि चौधरी। तो रवि चौधरी भाजपा से प्रयासरत थे और उन्होंने पहले हल्ला भी कर दिया था। रवि चौधरी कौन है? रवि चौधरी शिक्षा, मतलब अगर उद्योगपति राधे शर्मा थे तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े के यूनिवर्सिटी, के इंजीनियरिंग बहुत बड़ा नाम है रवि चौधरी का। तो यहाँ अचानक से आके राजनीति में सक्रिय होते हैं और यहाँ छा के ये मैसेज भी क्षेत्र में दे दिए कि मैं बीजेपी से यहाँ से आ रहा हूँ। और इसका नुकसान बीजेपी को उस समय, मतलब एनडीए को हुआ। चूंकि 10,000 का जो मार्जिन था उसमें ये दोनों का जो 8,122 वोट और रवि चौधरी का 5,789 वोट, दोनों का जो वोट होता है लगभग 13-14,000 वोट जो होता है वो नुकसान होता है। इसमें कुछ उसका भी होगा, कुछ इसका भी होगा, लेकिन लड़ाई दिलचस्प हुई थी। और यही नहीं, उसमें और भी थे, और लोग भी थे जिन्होंने कुछ वोट काटा था 2020 में। नहीं तो 2015 में रवि चौधरी पर थोड़ा सा एक बार चर्चा होती है क्या कि मनी मैटर उसमें बहुत ज्यादा हुआ था। रवि चौधरी खूब, हम ये कह सकते हैं कि उसके बरबीघा के लोग को मतलब वोटर को पैसा से जोड़ने का अगर किसी ने काम किया मुख्य रूप से, तो रवि चौधरी का इसमें नाम जो है अग्रणी रखा जाएगा। खूब खर्च किए थे उस समय। लेकिन परिणाम उस हिसाब, चूंकि लोगों में उस समय धारणा बन गई थी, एक लालू शासनकाल का, लालू राबड़ी शासनकाल का जो धारणा था वो तो नेगेटिव था। ये कहेंगे कि जो लोग ये सोचते हैं कि पैसे से राजनीति हो जाएगी, पैसे से वोट खरीद लेंगे, उसके लिए उदाहरण बिल्कुल उदाहरण है। मतलब कितना वोट आया उनको? रवि चौधरी को 5,789 वोट आया 20 में। तो 2020 में ये चुनाव जब होता है, 2020 में सुदर्शन कुमार फिर जदयू से आ जाते हैं। पहला 15 में कांग्रेस से आते हैं। अब क्यों आते हैं? 10 में 2010 में वो लोजपा से है, 15 में कांग्रेस, 15 में कांग्रेस, 20 में जदयू। अच्छा, अब होता क्या है कि घटनाक्रम बदलता कैसे है ये, इसमें एक लाइन और भी हम जोड़ देते हैं। प्रदेश की राजनीति में अशोक चौधरी की राजनीति अच्छा, कि वो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस समय हुआ करते थे। उसके बाद वो भी पाला बदलकर चले जाते हैं जदयू में। और तब जदयू में जाते हैं तो इनकी भी मतलब कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। और फिर वो इस विधायक को भी, सुदर्शन को भी, विधायक को ले आते हैं जदयू के पाले में, और यहाँ से जदयू से चुनाव लड़ाते हैं। संबंध इतना बढ़िया संबंध था उस समय, फिर हो गया था। और तब यहाँ के जदयू से विधायक रहे कांग्रेस के गजानन शाही, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से गजानन शाही फिर आ जाते हैं। जो जदयू से विधायक यहाँ रहे थे वो कांग्रेस से आ जाते हैं। और परिणाम उसका ये रहा कि चर्चित विधानसभा रहा था। चुनाव परिणाम रोक भी दिया गया था बीच में, और 113 वोट से, मात्र 113 वोट से यहाँ से चुनाव गजानन शाही को हारना पड़ा था, जिसके खिलाफ वो कोर्ट भी गए।